रत्नागिरी बौद्ध मठ। रत्नागिरी उड़िया जिसका अर्थ है रत्नों की पहाड़ी, एक खंडहर हो चुके महाविहार का स्थल है जो कभी आधुनिक उड़ीसा भारत का प्रमुख बौद्ध मठ था। ये जाजपुर जिले में ब्राह्मणी और बिरूपा नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। ये ललितागिरी और उदयगिरी सहित क्षेत्र के अन्य बौद्ध स्थलों के करीब है और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर 62 मील और पूर्व राज्य की राजधानी कटक से 70 किलोमीटर दूर है। बौद्ध स्मारकों का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद से किया गया था। अंतिम कार्य 13वीं शताब्दी में हुआ था और कार्य का चरम काल लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। संभवतः 16वीं शताब्दी के बाद इस स्थल का उपयोग बंद हो गया और खंडहर हो गया। 1960 के दशक तक इनके बारे में बहुत कम जानकारी थी, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किए गए प्रमुख उत्खनन अभियानों से यह पता चला कि इस स्थान पर बड़ी मात्रा में बहुत ही बेहतरीन मूर्तियां निर्मित हो रही हैं। मठ को नक्काशीदार पत्थर की सजावट के मामले में भारत में बचे हुए सबसे बेहतरीन मठ के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें से कुछ को अन्यत्र संग्रहालयों में हटा दिया गया और बहुत कुछ साइट पर ही छोड़ दिया गया। साइट पर एक संग्रहालय हाल ही में खोला गया है जिसमें कई टुकड़े रखे गए हैं। मुख्य तत्व एक प्रभावशाली स्तूप थे। स्तूप एक अलग अलग आयामों के कई सौ छोटे स्तूपों से घिरा हुआ था। 3 चतुर्भुज मठ 1 से 3 मठ एक सुंदर नक्काशीदार द्वार, विशाल खुले आंगन कोशिकाओं और एक विशाल मंदिर के साथ आंगन के सामने बरामदे के साथ सबसे बड़ा है। एक विशाल बुद्ध पर केंद्रित इमारतें मुख्य रूप से ईंटों से बनी है जिनमें से अधिकांश को अब हटा दिया गया है, लेकिन दरवाजे के खंभे और मूर्तियां ज्यादातर 2 प्रकार के पत्थरों से बनी है जो आकर्षक रूप से विपरीत हैं। ये एक नीला हरा क्लोराइट है और स्थानीय खोंडालाइट बेर रंग के ओवरटोन के साथ एक गानिफेरस गनीस है। साइट पर खुदाई से प्राप्त कुछ कांस्य और पीतल की आकृतियों के साथ बड़ी संख्या में पत्थर की मूर्तियां ज्यादातर गुप्तोत्तर शैली की हैं, जो पहले गुप्त कला की क्लासिक शैली को जारी रखती थी। वे ज्यादातर बुद्ध और बौद्ध देवताओं की छवियां हैं और समय के साथ विषयों के रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि रत्नागिरी तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया, जैसा कि बिहार में नालंदा था। विशेष रूप से 2 दर्जन से अधिक विशाल बुद्ध सिर पाए गए हैं। प्रवेश द्वार के उस पार, जिसमें बरामदे की 2 परतें हैं, मुख्य मंदिर है जिसका विस्तृत रूप से गढ़ा हुआ मुखौटा अब आंगन में अलग थलग है। ये क्लोराइट में है जिन पर कई क्षैतिज खंडों में बुद्ध की नक्काशी की गई है। मठ का निर्माण कम से कम 2 प्रमुख चरणों में किया गया था। पहला 8वीं सदी के अंत का और दूसरा 11वीं या 12वीं सदी की शुरुआत का। डोनाल्डसन दूसरे चरण के लिए 10वीं सदी की शुरुआत को प्राथमिकता देते हैं। मूर्तिकला की शैली इनके बीच काफी भिन्न है और विद्वानों ने आमतौर पर बाद के काम को नैतिक और कलात्मक दोनों मानकों में गिरावट का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा है, क्योंकि बाद के काम में कुछ कामुक दृश्य शामिल हैं। मठ का मुख्य प्रवेश द्वार एक विस्तृत नक्काशीदार क्लोराइट द्वार के माध्यम से है जो मुख्य बाहरी दीवार से पीछे की ओर है, जिसका सामना मूल निर्माण की तुलना में बाद के चरण में पत्थर से किया गया था। मित्रा ने इस फ्रेम को पूरे भारत में किसी संरचनात्मक मठ का सबसे प्यारा प्रवेश द्वार कहा था। इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे अंदर एक जटिल पत्तेदार अरबी पैटर्न है जिसके ऊपर एक पतली बेल का तना लहराता है। इसके बाद शैलीबद्ध कमल की पंखुड़ियों वाला एक क्षेत्र आता है जो आमतौर पर घुमावदार सतहों पर देखा जाता है और एक चपटे पैटर्न के रूप में काफी अनोखा होता है। बाहरी पक्ष के तत्व मध्य संरचना में हरे क्लोराइड से लाल पत्थर में बदल जाते हैं। बड़े पौधे के स्क्रॉल में पुट्टी गेलाबाई बजाते हुए रहते हैं, जिसमें कुछ शरीर आधे एक पत्थर में और आधे दूसरे में होते हैं। मुख्य मंदिर की छवि 12 फीट 3.7 मीटर ऊंचे एक विशाल बैठे हुए बुद्ध की है, जिसके आधार पर पद्मपानी और वज्रपानी की छोटी खड़ी आकृतियां हैं जो चामरों को पकड़े हुए हैं। शीर्ष लिंटेल के पार विद्याधर आकृतियों की एक राहत थी जिसके केवल पैर ही बचे हैं। केंद्र में हिंदू देवताओं से ली गई गज लक्ष्मी की एक संरक्षक प्रतिमा 2 क्षेत्रों से होकर गुजरती है। किनारों के निचले हिस्से में 2 पैनल हैं जिनमें से प्रत्येक में 4 समृद्ध लेकिन हल्के कपड़े पहने हुए लेटे हुए चित्र हैं, जिनमें से एक छाता पकड़े हुए है। ये दरवाजे के संरक्षक हैं और सबसे अंदरूनी आंकड़े क्लबों की ओर झुके हुए बड़े पुरुष हैं। हालांकि समूहों का समग्र प्रभाव शायद ही डराने वाला है। प्रवेश द्वार के चारों ओर खड़ी आकृतियों के कई बड़े राहत पैनल थे जिनमें से कई को अब अन्यत्र हटा दिया गया है। बरामदे के अंदर एक जगह में 2 छोटे साथियों के साथ बहन के सौहार्दपूर्ण माहौल में नदी देवी यमुना की एक छवि है, जिसका चित्रण नीचे दिया गया है। संभवतः दूसरी तरफ एक मेल खाता गंगा पैनल था, लेकिन यह अब गायब है। ये जोड़ा बौद्ध और हिंदू प्रतिष्ठानों की दहलीज पर बहुत आम व्यक्ति है। मठों में अन्य आम शख्सियतों में हिंदू कुबेर पंचिका और उनकी पत्नी हरिति की जोड़ी है जो 1 से अधिक स्तरों पर भौतिक और आध्यात्मिक संपदा का प्रतिनिधित्व करती है।
इन आकृतियों की शैली से पता चलता है कि इन्हें उसी अवधि में बनाया गया था जब भुवनेश्वर में बैटला देवला हिंदू मंदिर की मूर्तिकला बनाई गई थी, और यह सुझाव दिया गया है कि कुछ व्यक्तिगत मूर्तिकारों ने दोनों स्थानों पर काम किया था। भारत में बिल्डरों और नक्काशी करने वालों में सांप्रदायिक विशेषज्ञता की कमी थी। बहुत आम मठ के प्रांगण में एक बड़ा बरामदा था जो अब लगभग लुप्त हो चुका है और संभवतः यूरोपीय ईसाई मठों के समान ही प्रभाव और उपयोगिता देता है। केंद्रीय द्वार वाला एक हिस्सा, जिसके दोनों तरफ 3 ताकें हैं, असाधारण रूप से विस्तृत था और एएसआई द्वारा लापता तत्वों को मिलान आकार के लेकिन बिना अलंकृत पत्थर के ब्लॉकों से बदलकर इसका पुनर्निर्माण किया गया है। ये बाद में किया गया एक अतिरिक्त जोड़ था जिसे रिचेल ने पीछे के मंदिर का तीसरा पहलू कहा था। नक्काशी में कई छोटी छोटी आकृतियां शामिल हैं जिन्हें अब पहचानना मुश्किल हो गया है। यह अब अपनी मूल स्थिति में न होकर आंगन में अकेला खड़ा है। अनुष्ठान प्रदक्षिणा या परिक्रमा के लिए चबूतरे और बाहरी दीवार के बीच एक मार्ग था, ये बाद में जोड़ा गया था। बोधिसत्व वज्रपाणी और पद्मपाणी की प्रमुख अच्छी तरह से संरक्षित खड़ी मूर्तियां एक पोर्टिको में ताकों में पाई जा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि वे मृत भिक्षुओं के लिए स्मारक और अवशेष और तीर्थयात्रियों द्वारा मन्नत के प्रसाद के रूप में काम करते थे। कुल 1386 मिट्टी की मोहरें मिली, जिन पर श्री रत्नागिरी महाविहार आर्य भिक्षु संघस्य की किंवदंती लिखी हुई थी, जिससे रत्नागिरी मठ के नाम की पहचान करने में मदद मिली। बाहरी दीवार पर केवल एक महिला की आकृति बची है, जिसमें एक फूल की शाखा पकड़े हुए और अपने दाहिने दाहिने हाथ से वरद मुद्रा बनाते हुए चित्रित किया गया है। वह शायद एक नदी देवी या मेरिसी है। एक तिब्बती इतिहास पईग सैम जॉन जेंग ने रत्नागिरी को 10वीं शताब्दी में कालचक्र तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पहचाना है। ये दावा कई मन्नत स्तूप पट्टिकाओं और कालचक्र कल्पना की विशेषता वाली अन्य कलाकृतियों की खोज से समर्थित है। ये सोचा गया था कि ललितगिरी और उदयगिरी के पास 7वीं शताब्दी के चीनी तीर्थयात्री हवेन त्सांग द्वारा वर्णित पुष्पगिरी विहार है, लेकिन 1990 के दशक में लानगुडी पहाड़ी पर क्षेत्र में एक पूर्व अज्ञात स्थल की खोज से ये संदेह में पड़ गया है, जो पुष्पगिरी हो सकता है। रत्नागिरी में सैकड़ों छोटे स्तूपों से पता चलता है कि यह तीर्थयात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था और यह संभवतः प्राचीन कलिंग के महत्वपूर्ण व्यापार नेटवर्क से जुड़ा था जो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। 13वीं सदी के अंत तक रत्नागिरी का पतन हो गया और नया काम बंद हो गया। स्तूप बड़ी संख्या में बहुत छोटे स्तूपों से घिरा हुआ है जो लगभग 4 या अधिक मीटर ऊंचे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में 1 मीटर से भी छोटे हैं। अधिकांश छोटे में एक तरफ एक जगह में बैठे हुए देवता की आकृति दिखाई देती है और कई अपने शाफ्ट के चारों ओर कमल की पंखुड़ियों और मन के लटकन से सजाए गए हैं। ये अधिकतर पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाए गए हैं। मठ एक 3 मठों में सबसे बड़ा है, जिसका कुल आकार 55 वर्ग मीटर है, जिसमें पब के केंद्रीय प्रांगण के लिए 21 वर्ग मीटर भी शामिल है। इसमें कम से कम 2 मंजिलें थीं, लेकिन भूतल के ऊपर की सभी चीजें अब ढह गई हैं। मुख्य स्तूप 9वीं शताब्दी का है और संभवतः इससे पहले के गुप्त युग के स्तूप के स्थान पर बनाया गया था। ये साइट के सबसे ऊंचे स्थान पर है और इसका वर्गाकार आधार प्रत्येक तरफ 47 फीट 14 मीटर है। स्तूप अब 17 फीट 5.2 मीटर ऊंचा है, लेकिन मूल रूप से अज्ञात सीमा तक काफी ऊंचा था। कई भारतीय बौद्ध स्थलों में इनमें से कुछ हैं, लेकिन रत्नागिरी में कुल मिलाकर इनकी संख्या 700 से अधिक है, जो असाधारण रूप से बड़ी संख्या है और वे 22 की पहचान के साथ देवताओं की एक असाधारण श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल में से लगभग 535 मुख्य स्तूप के दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं। अधिकांश 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं और जाहिर तौर पर साइट पर या उसके बहुत करीब बनाए गए थे। कुछ अधूरे उदाहरण भी पाए गए हैं जिनमें ग्राहक द्वारा किसी देवता को चुनने पर आकृति के लिए खाली जगह छोड़ दी गई थी। एक मंदिर को हिंदू उपयोग के लिए धर्म महाकाल मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यह एक पुराने स्तूप के ऊपर बनाया गया था और इसे साइट के किनारे ले जाया गया और एएसआई द्वारा फिर से बनाया गया। इसमें मंजूश्री की बौद्ध खड़ी मूर्ति शामिल है। बाद के भाग 11वीं शताब्दी के हैं। इतिहास रत्नागिरी की स्थापना संभवतः 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त राजा नरसिम्हा बालादित्य के शासनकाल के बाद हुई थी और 12वीं शताब्दी तक फली फूली। मठ एक के बचे हुए हिस्से का मुख्य निर्माण मुख्य रूप से बौद्ध भौमाकारा राजवंश के शासन के अधीन था, जिसकी राजधानी जाजपुर के पास थी। हालांकि राजवंश द्वारा रत्नागिरी में संरक्षण का कोई शिलालेख नहीं है। पूर्वोत्तर भारत, बंगाल और ओडिशा भारत में बौद्ध धर्म का अंतिम गढ़ था। हालांकि 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणों ने इसे बहुत कमजोर कर दिया था।